राजकुमारी की सौतेली माँ। एक बार की बात है, एक राजा था, उसकी एक बेटी थी। दुर्भाग्य से रानी की मृत्यु असमय ही हो गई। राजकुमारी की देखभाल में माँ के ना रहने से कोई कमी ना आ जाए, इसलिए राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। अब जो नई रानी आई, वो राजा के सामने तो राजकुमारी से सामान्य व्यवहार करती, परंतु मन ही मन राजकुमारी से द्वेष रखती थी। जब राजकुमारी बड़ी होने लगी तो रानी ने राजकुमारी के बारे में राजा के कान भरने शुरू कर दिए और राजकुमारी को कहीं दूर जाकर रहने को कहती। राजा यूं तो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, परंतु पत्नी की जिद और पारिवारिक शांति के लिए वो राजकुमारी को किसी दूसरी जगह पर रखने के लिए राजी हो गया। साथ ही उसने रानी से यह भी वादा करवा लिया कि राजकुमारी जहां भी रहे, उसकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाए। यदि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ तो फिर किसी की खैर नहीं। रानी ने कहा, आप चिंता ना करें महाराज, राजकुमारी को कोई कष्ट नहीं होगा। फिर रानी ने जंगल के बीचों बीच बहुत समय से वीरान पड़े एक महल में राजकुमारी को रहने के लिए भेज दिया। वहां पर हर प्रकार की सुख सुविधा के साथ दासियों का एक दल भी भेज दिया, जिन्हें यह आदेश दिया गया कि राजकुमारी को किसी भी हाल में महल से बाहर न निकलने दिया जाए, यहाँ तक कि उसे खिड़कियों झरोखों से भी बाहर झांकने न दिया जाए। उन सेविकाओं के लिए राजमहल की सेविकाओं के योग्य वेतन भी तय कर दिया गया। खाने पीने रहने सोने के लिए राजकुमारी को सारी सुविधाएं मिलती थी। बस उस नजरबंद किशोरी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। यहाँ दासियों का कोई विशेष काम धंधा तो था नहीं, ऊपर से मोटा वेतन। वह सब आलसी होती चली गई। वो केवल अपने आराम के बारे में ही सोचती, राजकुमारी पर बहुत कम ध्यान देती। राजा अक्सर रानी से पूछते, हमारी बेटी कैसी है, वह इन दिनों क्या कर रही है। राजा की दृष्टि में अच्छी बनी रहने के लिए वो कभी कभार जंगल के महल में आती। जैसे ही वह सवारी से बाहर पैर निकालती, सारी दासियों से घेर लेती और बताती कि राजकुमारी खूब आनंद से है, चिंता की कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम खुश तो हो ना, और किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं है तुम्हें, लगता है तुम्हें जंगल की हवा रास आ गई, खुश रहो, खूब खुश रहो। जैसी बातें करके वह राजकुमारी से विदा ले राजधानी लौट आती थी। राजा जी से आकर कह देती कि राजकुमारी सुख से है। वह तो महल में रहकर इतनी खुश कभी नहीं लगती थी जितनी वहां पर है। आदि आदि। इधर अपने कमरे में अकेले रहते, दासियों की बेपरवाही झेलते बेचारी राजकुमारी अपना समय बस खिड़की से बाहर झांकने में बिता देती थी। दासियां बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखती भी न थी। बेचारी राजकुमारी खिड़की की चौखट पर एक तकिया रख उस पर अपनी कोहनियां टिकाए, हथेलियों के बीच अपना चेहरा जमाए बाहर जंगल में देखा करती थी। अगर वह चौखट पर तकिया ना रख लेती तो कोहनियों पर तो गड्ढे ही पड़ जाते। खिड़की से बाहर का जंगल दिखाई देता था। राजकुमारी सारा दिन जंगल की पगडंडियों, पेड़ों के तनों, सुंदर फूल, नीला आकाश, आकाश में उड़ते बादल देखती और पक्षियों की चहचहाट सुनती रहती थी। और एक दिन एक जंगली सुअर का पीछा करते करते उसी पगडंडी पर एक राजपुत्र आ निकला। जब वह उधर से गुजरा तो लंबे समय से वीरान पड़े उस छोटे से महल की मुंडेरों पर कपड़े सूखते और रसोई की चिमनी से धुआं निकलते देखकर हैरान रह गया। खिड़कियों के पर्दे भी खुले थे। जब उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे ऊपर की मंजिल की एक खिड़की में एक सुंदर कन्या नजर आई। राजकुमार से आंखें चार होते ही वो थोड़ा सकपकाई, लेकिन जब उसने नीले कोट और शिकारियों वाला पजामा पहने, कंधे पर बंदूक लटकाए राजकुमार को अपनी ओर देखकर मुस्कुराते देखा तो वह भी हौले से मुस्कुराई। पूरे 1 घंटे तक दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले एक दूसरे को निहारते मुस्कुराते रहे। इतनी दूरी से केवल अखियां ही बतियां कर सकती थी। अगले दिन फिर शिकार का बहाना करके अपने नीले चमकीले कपड़े में सजा राजकुमार वहीं पहुंच गया। दूसरे दिन वह वहां 2 घंटे रुका। इन 2 घंटों में उन्होंने नजरों के बाण चलाए, एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए, सिर झुकाकर एक दूसरे को प्रणाम भेजे और पाए, कभी कभी थोड़ा सा शर्माए और लजाए। विदाई के समय दोनों ने रुमाल भी हिलाए। तीसरे दिन राजकुमार फिर वहीं जा पहुंचा।
आज वहां वह पूरे 3 घंटे रुका। बस एक दूसरे की तरफ देखते ही देखते अपना टाइम बिता देते थे। चौथे दिन जब राजकुमार और राजकुमारी प्रेम संकेतों का व्यापार करने लगे तो एक वृक्ष के पीछे से खिलखिलाहट की आवाज आई। एक बूढ़ी परी उन्हें देखने बाहर निकल आई। हा हा हा, तुम कौन हो? तुमने कौन सा ऐसा अजूबा देखा जो हंस रही हो? राजकुमार चिढ़कर बोला। अजूबा? क्या यह अजूबा नहीं कि दो बुद्धू प्रेमी इतनी दूर दूर हैं? तो देवी जी, तुम ही बताओ कि हम एक दूसरे के पास कैसे पहुंचे। मैं कई दिनों से तुम दोनों को देख रही हूँ। कितने भोले और प्यारे हो तुम दोनों। ठहरो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बूढ़ी परी ने महल का द्वार खटखटाया और दासी को धुंधले पीले पन्नों वाली एक बहुत पुरानी और मोटी सी किताब देकर बोली, यह राजकुमारी के लिए उपहार है, जिसको पढ़कर वो अपना समय आनंद से बिता सकती है। दासियां किताब राजकुमारी के पास ले गई। राजकुमारी उसे खोलकर तुरंत ही पढ़ने लगी। लिखा था, यह जादुई किताब है। पन्ने आगे पलटो, आदमी चिड़िया बन जाएगा। पन्ने पीछे पलटो, चिड़िया आदमी बन जाएगी। राजकुमारी दौड़कर खिड़की पर गई, किताब चौखट पर रखी और तेजी से पन्ने पलटते हुए नीचे राजकुमार पर अपनी नजरें जमाई रही, जो चमचमाती नीली पोशाक में पगडंडी पर खड़ा उसी की ओर देख रहा था। राजकुमारी राजकुमार पर अपनी नजरें गड़ाए तेजी से किताब के पन्ने पलटने लगी। सहसा राजकुमार के हाथ हिले, देखते ही देखते हुए डैनों में बदल गए। नीली पोशाक पहने राजकुमार सुंदर नीलकंठ पक्षी बन आकाश में उड़ा और देखते ही देखते यह तकिए वाली खिड़की की चौखट पर आ पहुंचा। राजकुमारी अधीर हो उठी। उसने सुंदर नीलकंठ को अपने हाथों में उठाया और हौले से चूम लिया। फिर वह लजा गई, कुछ सोचकर कि वह तो एक युवक था, लेकिन उसकी लज्जा तुरंत भाग गई और वह नीलकंठ को राजकुमार बनाने के लिए जादुई किताब को पीछे की ओर पलटने लगी। पक्षी ने पंख फुलाए, डैने फड़फड़ाए और सुंदर नीली पोशाक में सजा युवक सामने खड़ा था। अपने घुटनों पर झुककर उसने राजकुमारी से कह भी दिया, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। उन दोनों को अपना प्रेम प्रकट करते ना करते सांझ हो गई। धीरे धीरे राजकुमारी ने जादुई किताब के पन्ने आगे पलटने शुरू किए। युवती की आंखों में आंखें डाल युवक धीरे से फिर नीलकंठ पक्षी बन गया। खिड़की की चौखट पर बैठ पंख तोले एक छलांग लगाई। कुछ देर मुंडेरों पर टिका रहा, फिर खुले आसमान में 2-3 चक्कर लगा पेड़ की निचली डाली पर जा बैठा। पक्षी को वहां बैठा देख राजकुमारी ने पन्ने उल्टने पलटने शुरू कर दिए। धीरे धीरे राजकुमार युवक बना और पेड़ से नीचे कूद गया। घोड़ा खोला, कुत्तों के लिए सीटी बजाई और मुड़कर युवती को देखा और मुस्कुरा दिया। अब हर दिन किताब के पन्ने आगे पलटे जाते, राजकुमार चिड़िया बनता, महल की ऊंची बुर्ज पर टिकता, खिड़की पर आ बैठता। किताब पीछे की तरफ पलटी जाती, नीलकंठ राजकुमार बनता, प्रेमालाप होता। शाम होते ही किताब सीधी और उल्टी पलटी की जाती। वह बाहर निकल घोड़े पर सवार हो अपने महल चला जाता। प्रतिदिन यह युगल प्रेम के पारावार में डुबकियां लगाता, गहरे और गहरे उतरता जा रहा था। फिर एक दिन बीमाता रानी बेटी से मिलने आई। उसने कमरे में चक्कर लगाया और सौतेली बेटी से पूछा, तुम ठीक हो ना? मुझे तुम थोड़ी दुबली लग रही हो। चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? यहाँ तुम खूब खुश रहती हो ना? बातें करते करते वो कमरे की हर चीज की जांच पड़ताल भी करती जाती थी। जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो पगडंडी पर नीली पोशाक में उसे राजकुमार नजर आया। उसने सोचा, अगर यह लड़की सोचती है कि इस लड़के से वह नैन मटक्का कर पाएगी तो मैं ऐसा हरगिज न होने दूंगी। माँ ने बेटी को शरबत लाने भेज दिया। अपने बालों के जूड़े से 2-4 कांटे निकाले और तकिए में इस तरह से खोंस दिए कि उनका नुकीला सिरा ऊपर की ओर रहे। जब यह लड़की खिड़की से झांकने का मजा चखेगी तब पता चलेगा। जब बेटी शरबत लेकर लौटी तो सौतेली माँ बोली, मेरी तो प्यास ही खत्म हो गई है, तुम ही यह शरबत पी लो। मुझे जल्दी से तुम्हारे पिता के पास वापस जाना चाहिए। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? ठीक है, मैं चलती हूँ, खुश रहो। और रानी चली गई। जैसे ही रानी की गाड़ी नजरों से ओझल हुई, राजकुमारी ने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। राजकुमार तो प्रतीक्षा में था ही। नीलकंठ बनकर उड़ा और तीर की तरह आकर तकिए पर गिरा। गिरते ही उसके मुंह से दर्द भरी तेज आवाज निकली। सुंदर नीले पंख खून से सन गए। रानी के बालों
के कांटे पक्षी की छाती में घुस गए थे। नीलकंठ किसी तरह उड़ा, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी उड़ान से उड़कर बड़ी कठिनाई से किसी तरह वापस नीचे पहुंचा, जमीन पर बैठा और फिर खुले डेनों से जमीन पर बहरा पड़ा। बेचारी राजकुमारी को कुछ समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो गया और कैसे हो गया। उसने इस आशा से किताब के पन्ने पीछे पलटे कि जब नीलकंठ राजकुमार बनेगा तो उसके शरीर पर घाव नहीं होंगे, लेकिन हाय, ऐसा कुछ न हुआ। जब राजकुमार मनुष्य रूप में आया तब भी उसके गहरे घावों से खून टपक रहा था। उसकी नीली चमकदार पोशाक खून से गीली हो रही थी। वह बेहोश था, जमीन पर ही पड़ा रह गया। उसके कुत्ते आसपास ही मंडराते हुए भौंक रहे थे। कुत्तों का भौंकना सुनकर कुछ दूसरे शिकारी वहां आ पहुंचे। उन्होंने पेड़ों की डालों से टिकटी बनाई, राजकुमार को उठाकर उसमें डाला और ले गए। जाते हुए राजकुमार ने शोक, भय और आशंका में डूबी अपनी प्रिया की ओर नजर तक न उठाई। महल में जाकर भी राजकुमार की हालत में सुधार नहीं हुआ। घाव भरने का नाम ही नहीं ले रहे थे, न पीड़ा में कोई कमी आई। डॉक्टरों, वैद्यों को समझ में नहीं आ रहा था कि राजकुमार का इलाज कैसे हो। राजा ने अपने बेटे का इलाज करने वाले के लिए भारी इनामों की घोषणा भी कर दी, लेकिन कोई इलाज करने के लिए आगे न आया। इधर राजकुमारी अपने प्रेमी की याद और चिंता में घुली जा रही थी। एक रात को उसने अपनी बिस्तर की चादर को पतली पट्टियों में काट डाला और फिर उन्हें बटकर रस्सी बनाई। एक रात जब सन्नाटा हो गया तब वह महल की बुर्ज पर गई और फिर रस्सी के सहारे नीचे उतरकर उसी पगडंडी पर चल पड़ी जिस पर से राजकुमार आता जाता था। घना जंगल और अंधेरा होने के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जंगली जानवरों का भी भय सता रहा था, सो उसने सुबह के उजाले का इंतजार करना ठीक समझा और एक पुराने वटवृक्ष की जड़ों के बीच में घुसकर लेट गई। चिंता और थकान के कारण जल्दी ही बेसुध हो सो भी गई। अभी अंधेरा छटा भी न था कि उसकी नींद एक सीटी की आवाज सुनकर खुल गई। फिर उसने एक और सीटी सुनी, फिर एक और इस तरह से उसने 4 सीटियां सुनी। उसके बाद उसने देखा कि 4 दीपक 4 दिशाओं से चले आ रहे हैं। वास्तव में ये 4 परियां थी जो पृथ्वी की 4 दिशाओं से आ रही थी। उनकी सभा इसी पेड़ के नीचे होती थी। राजकुमारी जड़ों के बीच में छुपी उनकी क्रियाएं देखने और बातें सुनने की कोशिश करने लगी। सभी परियां जो वयोवृद्ध और गुणी थी एक दूसरे का अभिवादन करने लगी और फिर एक खुला स्थान देखकर एक अलाव जलाया और साथ लाया खाना खाने लगी। जब वे भोजन करके छक गई तो आपस में बतियाने लगी कि किसने क्या अजूबा देखा। एक बोली, मैंने तुर्किस्तान का सुल्तान देखा जिसने 20 नई शादियां की। दूसरी बोली, मैंने चीन देश का सम्राट देखा जिसके सिर की चोटी 3 गज लंबी है। तीसरी ने कहा, मैंने ऐसे नरभक्षियों का देश देखा जिनका राजा भूल से अपने ही काजी को खा गया। चौथी बोली, मैंने तो अपने ही देश के राजा के बीमार बेटे को देखा जिसका इलाज कोई कर नहीं पा रहा है। वह इलाज सिर्फ मैं जानती हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं मनुष्य नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए वह बूढ़ी परी सिसकने लगी। उसकी साथियों ने पूछा, वो इलाज क्या है, बताओ तो। राजकुमार के कमरे के फर्श का एक पत्थर ढीला है। उसी पत्थर के नीचे एक डिबिया में एक मलहम है। यदि कोई मनुष्य अपने हाथों से उस मलहम को राजकुमार के घावों पर लगा दे तो घाव तुरंत भर जाएंगे। इधर जड़ों के बीच में छिपी बैठी राजकुमारी ने ये सारी बातें सुनी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बड़ी कठिनाई से उसने अपनी खुशी की चीख रोकी। इधर परियों की सभा पूरी हो चुकी थी। वे सब एक दूसरे का हाल समाचार सुनने पूछने के बाद अपनी अपनी राह चली गई। भोर होते ही राजकुमारी चल पड़ी राजधानी की ओर। एक दुकान से उसने एक पुराना हकीमों वाला चोला और एक चश्मा खरीदा। उन्हें पहनकर वह महल की ओर चल पड़ी। दरवाजे पर जब उसने अंदर जाने की इजाजत मांगी तो एक छोटे कद के बिना तामझाम वाले डॉक्टर को किसी ने अंदर जाने न दिया। मरता क्या न करता। जब राजा को यह बात मालूम हुई तो वह बोला, उसे आने दो। अब इससे अधिक बुरा मेरे बेटे का और क्या हो सकता है। क्या मालूम उसके हाथों में ही यश हो। जब वह बेचारा सा डॉक्टर अंदर आया तो उसने
अपने मरीज के साथ अकेला छोड़ने की बात कही, जो तुरंत मान भी ली। जब राजकुमारी अपने प्रेमी राजकुमार के पास कमरे में पहुंची तो उसे अति दयनीय दशा में रुग्ण सैया पर पड़ा देख उसकी रुलाई छूटने को हो गई। इच्छा हुई कि वो अपने प्रियतम को अंक में भर खूब प्रेम करे, लेकिन समय की नजाकत को देखकर वह संभल गई। राजकुमार की चिकित्सा और उसकी पीड़ा दूर करना ज्यादा जरूरी था। वो अपने पैरों से फर्श थपथपाते हुए कमरे में घूम घूम कर ढीले पत्थर की तलाश करने लगी। जल्द ही वो ढीला पत्थर भी मिल गया। उसे उठाकर तलाश करने पर उसे एक डिबिया मिली। उसे लेकर वह राजकुमार के पास पहुंची और धीरे धीरे घावों पर मरहम लगाने लगी। जैसे जैसे घाव पर मरहम लगता, घाव भरने लगता। प्रसन्नता में डूबी राजकुमारी ने राजपरिवार को भी कमरे में बुला लिया। जब सब लोगों ने राजकुमार के शरीर के घाव गायब और उसे चैन से सोता हुआ पाया तो उनकी खुशी की सीमा न रही। हकीम साहब, आपके लिए मेरा सारा खजाना खुला है, आप हुक्म कीजिए, राजा बोले। मुझे धन नहीं चाहिए, बस राज चिन्ह अंकित राजकुमार की ढाल, उसकी पताका और खून के धब्बों वाली नीली पोशाक चाहिए। राजकुमारी को ये तीनों चीजें मिल गई और वो चली गई। 3 दिन आराम करने के बाद राजपुत्र फिर शिकार के लिए निकला। जंगल में वह एक बार फिर उसी महल के पास से गुजरा, पर राजकुमारी की खिड़की की तरफ उसने निगाह तक नहीं उठाई। राजकुमारी तो रोज ही उसकी प्रतीक्षा में रहती थी। जैसे ही उसने राजकुमार को देखा, वो जादुई किताब के पन्ने पलटने लगी। राजकुमार के ना चाहते हुए भी वो नीलकंठ पक्षी में बदल गया और उड़कर राजकुमारी के कमरे में पहुंचा, जहां उसे राजकुमारी ने फिर से मनुष्य बना लिया। मुझे जाने दो, अपने जूड़े के कांटों से मेरा शरीर लहूलुहान करके भी क्या तुम्हें चैन नहीं मिला? अभी और क्या बाकी है? राजकुमार झल्लाया। अब उसके मन में राजकुमारी के लिए प्रेम का लेस मात्र भी न था। राजकुमारी ने यह शब्द सुने तो दुख से उसे मूर्छा आने लगी। बड़ी कठिनाई से कांपते गले से वो बोली, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने ही तुम्हारा इलाज करके तुम्हारे प्राण बचाए हैं। यह सच नहीं है। मेरे प्राण तो किसी दूसरे देश से आए एक गुणी और नेक दिल हकीम ने बचाए हैं। उसे तो धन की भी इच्छा नहीं थी। वह तो मेरी ढाल, पताका और खून से सनी पोशाक लेकर ही चला गया था। यह रही तुम्हारी ढाल, पताका और खून से सनी नीली पोशाक। मैं ही हकीम का रूप बनाकर तुम्हें बचाने गई थी। तकिए में जूड़े के कांटे लगाने का काम मेरी सौतेली माँ ने किया था। यह कहते हुए राजकुमारी फूट फूट कर रो पड़ी। यह सब सुनकर राजकुमार हैरान रह गया। आज से पहले राजकुमारी उसे इतनी सुंदर और प्यारी कभी नहीं लगी थी। उसका हृदय प्रेम और कृतज्ञता से भर गया। राजकुमारी के पैरों में माथा नवाकर वह क्षमा मांगने लगा। उसी शाम को अपने महल लौटने पर राजकुमार ने अपने पिता से कहा कि वह जंगल वाले महल में रहने वाली लड़की से ही विवाह करेगा। तुम केवल किसी राजकुमारी से ही विवाह कर सकते हो, किसी साधारण लड़की से नहीं, राजकुमार के पिता ने कहा। अब राजकुमार ने सारी कथा अपने पिता को सुना दी। मैं पत्थर दिल और कृतज्ञ नहीं हूँ। मैं तो बस उसी युवती से विवाह करूंगा जिसने मेरे प्राण बचाए हैं। फिर क्या था, विवाह की सारी तैयारी हो गई। आसपास के सभी राजा नवाब बुलाए गए। राजकुमारी के पिता भी समारोह में मौजूद थे। उन्होंने जब दुल्हन के रूप में अपनी बेटी को देखा तो चौंक पड़े। उनके मुंह से निकल पड़ा, मेरी प्यारी बेटी। क्या? राजकुमार के पिता हैरान होते हुए बोले, मेरे बेटे की दुल्हन आपकी बेटी है? उसने हमें यह बात क्यों नहीं बताई? अब बोलने की बारी राजकुमारी की थी। अब मैं उस आदमी को अपना पिता नहीं मानती जो अपनी नई पत्नी के कारण अपनी बेटी को कैद में डाल दे। यह कहते हुए उसने अपनी उंगली बीमाता रानी की ओर उठा दी। अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचारों को जानकर राजकुमारी के पिता का मन करुणा, घृणा और पश्चाताप से भर गया। उन्होंने रानी को तत्काल कैद करवा दिया। उसके बंदी बनाए जाने के बाद सभी ने उत्साह से विवाह के उत्सव में भाग लिया और आनंद मनाया। कहानी अगर पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।